फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है स्त्री मुक्ति किसे कहते हैं। हमारे एक फेसबुक फ्रेंड हैं, जबलपुर में रहते हैं, बड़े भले आदमी हैं, राजीव चतुर्वेदी। उनका ये कहना था कि इस पर कुछ लिखूं या कोई बात हो, तो मैंने जैसा कि कई बार कहा भी है कि मैंने लिखना तकरीबन इन दिनों बंद कर रखा है और मैं अवॉइड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो कल्चर का थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाए ज्ञान के प्रचार प्रसार में। लोग थोड़ा सा इसके बेहतर इस्तेमाल के बारे में सोचें। और जब हमने ये तय किया ये विषय, तो विषय तय करते समय मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था, जैसा कि उन्होंने 2 पंक्तियां लिख के भेजी थी, स्त्री मुक्ति किसे कहते हैं। मैंने उसी को लेके ये नोटिफाई किया और इस पर एक जो मेरे दिमाग में है, इसके विचारों से रिलेटेड जो चीज़ है उसे मैं पोस्ट के तौर पर भी दूंगा बाद में। ये तय, जो लोग पढ़ना चाहें वो पढ़ें, जो सुनना चाहें सुने। सामान्य तौर पर स्त्री मुक्ति के प्रश्न पर हम लोग जब बात करते हैं तो, और खासतौर पर एकेडमिक्स के लोग, तो उनके दिमाग में स्त्री लिबरेशन का मतलब पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। और स्त्री लिबरेशन से रिलेटेड जितने भी डिस्कोर्स हैं वो किसी न किसी स्त्री संबंधी राजनीतिक प्रश्न से शुरू होते हैं और वहीं खत्म होते हैं। हमारे पास में कोई ऐसी समस्या नहीं है। हम लोग थोड़ा सा दूसरे ढंग से बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में कोई घटना नहीं है जिससे हम लोग जुड़े हों, लेकिन हमारे सामने स्त्री तो है। अगर आप बात करें तो पता चलेगा कि हर औरत के पास में अपना एक मुक्ति का सपना है। हर औरत अपने तरीके से एक लिबरेशन का सपना देखती है। ऐसा नहीं कि औरतें लिबरेशन का सपना नहीं देखती। बात ये अलग है कि वो क्या देखती हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि स्त्री मुक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मैं विनम्रता से यही कहूँगा, मैं वैसे स्त्री नहीं हूँ तो स्त्री के बारे में आधिकारिक तौर पर बोलने का मुझे अधिकार नहीं है। मैं खाली मतलब एक तरह से दर्शक हूँ और समर्थक हूँ। इस नाते मैं अपनी बात रख रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात सही न हो, क्योंकि स्त्री की अनुभूति तो मेरे पास नहीं है। स्त्री के बारे में आधिकारिक तौर पर बोलने के लिए स्त्री की अनुभूति का होना बेहद जरूरी है, और जो कि एक बुनियादी शर्त है। स्त्री की मुक्ति की पहली सीढ़ी है कि स्त्री स्वयं को जाने, अपनी आइडेंटिटी को पहचाने। वो चाहे 16 साल की लड़की हो, 17 साल की लड़की हो, 20 साल की लड़की हो, 80 साल की औरत हो, 40 साल की औरत हो, शिक्षिका हो, वो हाउस वाइफ हो, कोई भी हो। स्त्री मुक्ति की पहली सीढ़ी है कि स्त्री स्वयं को जाने, अपनी आइडेंटिटी को जाने कि स्त्री किसे कहते हैं और वो आज जिस स्थिति में है। असल कोई एक स्टूडेंट है जो बीए कर रही है, कोई एमए कर रही है, कोई एमफिल कर रही है, कोई पीएचडी कर रही है, कोई हाउस वाइफ है, कोई बच्चों की माँ है, तो इनके सबके संदर्भ अलग अलग हैं। तो स्त्री का संदर्भ एक नहीं होता, स्त्री के संदर्भ बदलते रहते हैं। और जब स्त्री के संदर्भ बदलते रहते हैं तो स्त्री का जो आइडेंटिटी का जो विमर्श है, स्त्री का जो स्वयं की पहचान को अर्जित करने का जो तरीका है, वह उस संदर्भ से तय होगा, उस संदर्भ से परिभाषित होगा। तो स्त्री के बारे में बातचीत करते समय कभी भी एकसार ढंग से नहीं सोचा जाना चाहिए। तो स्त्री की अस्मिता में एक साथ कई अस्मिताएं गूंथी होती हैं, एक अस्मिता नहीं होती उसके पास। जो छात्री है वो उसकी अस्मिता जो है वो स्टूडेंट की है,
जो शिक्षिका है उसकी अस्मिता एक शिक्षिका की है, जो माँ है उसकी अस्मिता एक माँ की है। यही लड़की शादी होती है, टीचर बनती है, दादी बनती है, नानी बनती है, ये इसकी आइडेंटिटी चेंज होती रहती है। तो जब हम स्त्री को इस रूप में देखें कि स्त्री स्वयं को जाने, फर्स्ट पहली सीढ़ी है उसकी कि स्त्री स्वयं को जाने कि वो क्या है। तो मुक्ति तो तब होगी ना जब आप जानेंगे कि आप हैं क्या, उसके बाद तय होगा कि आप चाहते क्या हैं। तो हमारे यहाँ स्त्री के साथ में बातचीत करने का कोई रास्ता तो हमने खोला नहीं है कि स्त्री अपने को जाने। हालत इतनी बदतर है कि स्त्रियां, लड़कियां, अपनी यंग लड़कियां, शिक्षिकाएं, वो खुल के अपने पहचान से जुड़े हुए सवालों को डिस्कस नहीं कर सकती, शर्माती हैं क्योंकि उनके पास में सही मददगार नहीं होते जो उनसे डिस्कस करें। तो स्त्री अस्मिता को खोलने के लिए शास्त्र की भी जरूरत है और समाज में ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो उसके पहचान के रूपों को समझने में मदद करें। तो पहला कदम, स्त्री मुक्ति का पहला कदम है कि स्त्री अस्मिता को हम जानें, समझें। और दूसरा कदम जो कि बुनियादी कदम है वो यह कि स्त्री इस बात को अपने जेहन में उतारे कि उसे बदलना है। परिवर्तन की चाहत पैदा किए बिना स्त्री अपने को मुक्त नहीं कर सकती। परिवर्तन की चाहत एक ऐसी चीज है जो कि अर्जित करनी पड़ती है, वैसे ही जैसे आपको आइडेंटिटी अर्जित करनी पड़ती है। आइडेंटिटी से रिलेटेड जितनी जटिलताएं हैं, उनके जितने पेच हैं, उन्हें जानना पड़ता है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज है कि स्त्री अपने को जाने। और स्त्री जब अपने को जानेगी तो स्त्री के साथ में ये एक समस्या रहेगी कि वो अपने मसले भी सोचेगी, वो उन सवालों पर विचार करेगी जो सवाल उसके लिए जरूरी हैं। तो स्त्री की मुक्ति का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो कि स्वयं की पहचान को अर्जित करने की प्रक्रिया से शुरू होता है। और इसका जो दूसरी सीढ़ी है वो ये कि स्त्री परिवर्तन के लिए अपने को प्रस्तुत करे। परिवर्तन के लिए वो अपने मन को तैयार करे। अब में से अधिकतर लोग जो कि स्त्रियों के बीच में हम सब लोग रहते हैं, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की स्टूडेंट है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रत्येक लड़की के अंदर, प्रत्येक स्त्री के अंदर परिवर्तन के प्रति एक रवैया विकसित करने में मदद करनी चाहिए। जैसा कि समाज का अपना एक ढर्रा रहा है सैकड़ों सालों से, उसमें स्त्री के सामने परिवर्तन के रूप और परिवर्तन की संभावनाएं सबसे कम है। पहली तो मुश्किल यही है कि वो स्त्री सारी जिंदगी जिस मुसीबत में रहती है वो ये कि उसको पहले से तयशुदा बहुत सारी चीजें, उसके आचार व्यवहार जीवन शैली इसका हिस्सा बना दी जाती है। और उसके जो सारे क्रियाकलाप हैं वो ज्ञान से संबंधित हो, वो जीवन से संबंधित हो, वो घरेलू कामकाज से संबंधित हो, उन सबके बारे में एक खास तरह का पैटर्न, एक खास तरह की चीज वो विकसित करने में ये सारा का सारा सिस्टम वो एक्टिव रहता है। तो स्त्री अपने को बदले, इसकी पहली शर्त यह है कि स्त्री को हम यहां से देखें, स्त्री को हम यहां से देखें कि स्त्री में परिवर्तन की इच्छा पैदा हो। अगर स्त्री में परिवर्तन की इच्छा नहीं है
तो स्त्री मुक्ति संभव नहीं है। हमारे यहाँ जो मुक्ति का जो सवाल है और मुक्ति की जो धारणा है जो कि जन प्रचलन में है, उस जन प्रचलन में मुक्ति का मतलब यह है कि मोक्ष, या तो वो मोक्ष मर के मिलता है और या फिर वो मोक्ष का रास्ता हमारे यहाँ जो एक सजेस्ट किया हुआ है, जिसको कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्त्रियां अपनाती हैं, वो या तो सन्यासी हो जाती हैं या फिर वो एकदम ईश्वर और भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर देते हैं। तो स्त्री की मुक्ति का एक परंपरागत मार्ग अवेलेबल है, जो कि बड़े स्केल पर जिसकी और जिसका डिस्कोर्स, जिसकी व्याख्या है, जिसका शास्त्र लोक प्रचलन में है। स्त्री को धार्मिक बनाने, धर्म की शरण में ले जाने में ये जो कथावाचकों का जो पूरा का पूरा एक आभा मंडल है और पूरा नेटवर्क है हिंदुस्तान में, रामचंद्र जी डोंगरे जी से लेके आसाराम बापू से, मुरारी बापू से लेके और तमाम जितने भी कथावाचक हैं, अगर आप मुझसे पूछें तो इन लोगों ने बहुत ही इस परंपरागत जो स्त्री की मुक्ति का जो मार्ग है, इसके प्रचार में केंद्रीय भूमिका अदा की है। और हमने कभी इसको सीरियसली लिया नहीं, चुना, सोचा ही नहीं इसके बारे में। मसलन हमने कभी सोचा ही नहीं कि जो नारायण स्वामी संप्रदाय, जिसका कि गुजरात में इतना असर है, उस नारायण स्वामी संप्रदाय के विचारकों का स्त्री के प्रति क्या रवैया था और क्या नजरिया था। हमने कभी क्रिटिकली उसके बारे में लिखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, बातें ही नहीं की। आप देखिए कथावाचकों की जो पूरे के पूरे आयोजन होते हैं, उस आयोजन में हजारों औरतें, मैंने कलकत्ते में मैंने कई कथावाचकों के प्रोग्राम देखे जाके, 70, 80 हजार लोग बैठे हुए, उसमें अधिकतर औरतें हैं। इतनी औरतें आपको किसी स्त्रियों के समागम में नहीं दिखाई देंगी। जो आधुनिक विषय पर कोई समागम किया जाए स्त्रियों का, मसलन दहेज पर, स्त्री उत्पीड़न पर और किसी विषय पर समागम किया जाए और उसमें इतनी बड़ी संख्या में औरतें आ जाए, आप एक बार आसाराम बापू या मुरारी बापू, या पहले रामचंद्र जी डोंगरे थे, तो ये मुरारी बापू का एक आयोजन रख दीजिए आप देखिए कैसे औरतें दौड़ दौड़ के जाती हैं। तो स्त्री मुक्ति के परंपरागत मार्ग के निर्माण के प्रचार की एक पूरी की पूरी परंपरा, एक आइडियोलॉजिकल कैंपेन की पूरी परंपरा समाज में प्रचलन में है। इस परंपरा को कायदे से समझना चाहिए, इसके वैचारिक रूपों को चुनौती दी जानी चाहिए। मैं पहले नहीं जानता था। मैं एक बार जब ये दिल्ली में जब नारायण स्वामी का मंदिर बना, तो मैं गया वहां देखने के लिए, और मैं वहां उनका सारा साहित्य खरीद के लाया नारायण स्वामी का, और उसमें स्त्री विरोधी जो लेखन है वो देख के मैं दंग रह गया। और नारायण स्वामी बहुत बड़ा कल्ट है। तो स्त्री मुक्ति की लड़ाई वो सिर्फ एक रूप तो वह है कि वह स्त्री अपनी अस्मिता को अर्जित करने का प्रयास करे, और दूसरा रूप उसका यह है कि स्त्री अपने को अर्जित करते समय ये जो ट्रेडिशनल जो परंपरा चली आ रही है स्त्री को परिभाषित करने की और स्त्री मुक्ति का मार्ग बताने की, वह धार्मिक परंपरा, पौराणिक आख्यान की, कथावाचकों की परंपरा, जो स्त्री की मुक्ति का मार्ग बताती है कि स्त्री भगवान की उपासना करे, ईश्वर को माने, ईश्वर की सेवा करे, ईश्वर में ध्यान दे। सुनने में बात अच्छी लगती है, लेकिन इसमें जो सबसे मुश्किल की चीज है वो ये कि स्त्री जब भगवान की और ईश्वर की शरण में जाएगी तो वह मातहत के कॉन्सेप्ट के तहत बांध दी जाएगी।
भगवान की और ईश्वर की उपासना की धारणा आपको सबऑर्डिनेट की धारणा से बांधने में और सबऑर्डिनेट के भावबोध को निर्मित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। ये भारत में जो इतना गुलामी की मानसिकता का, मातहत रहने की मानसिकता का जो भावबोध है, उस मातहत रहने के भावबोध में इस दृष्टिकोण की, जिसके परिदृश्य को हम राम कथा के तौर पर, कृष्ण कथा के तौर पर, श्रीमद् भागवत कथा के तौर पर दिनों वर्षों अहर्निश कैंपेन चलता रहता है टेलीविजन से। करोड़ों का टर्नओवर है, लाखों औरतें निरंतर उनके प्रवचन को सुनती हैं, उनके कैंप में जाती हैं। यही तो प्रश्न है कि आखिर ये इतनी मतलब तकलीफ में रहने वाली स्त्री, अभाव में रहने वाली स्त्री, घर में उत्पीड़न में रहने वाली स्त्री, आखिर ये ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये अपने मातहत भाव से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। और इस मातहत भाव को बनाए रखने में ये जो ट्रेडिशनल जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो उसके इर्द गिर्द निर्मित है, और ये सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। कभी वो राम के आख्यान के जरिए, कभी वो कृष्ण के आख्यान के जरिए, कभी वो किसी संत की वाणी के जरिए, ये जो परंपरा है, ये परंपरा अपने आप में जिसे कहे स्त्री मुक्ति के परंपरागत मार्ग को दर्शाती है, जिसमें कि एक रास्ता बताया गया है कि अगर स्त्री को मुक्ति चाहिए, वो संसार से अगर तकलीफ में है, परेशानी में है, तो वो भगवान की पूजा करे, उपासना करे, सन्यासी हो जाए, नहीं सन्यासी हो जाए तो भजन पूजन में ध्यान लगाए, कथा वार्ता सुने, और उसी में उसे राहत मिलेगी। राहत नहीं मिलती, आप और अच्छे गुलाम बन जाते हैं। मैं विनम्रता से, मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को इससे मैं आहत नहीं करना चाहता। मैं खुद श्रीमद् भागवत पढ़ता हूं, मैं खुद रामायण को भी पढ़ता हूं, मैं और भी चीजों को पढ़ता हूं, लेकिन मुझे ये पढ़ते समय ये चीज दिमाग में होती है कि मैं इसे समझने के लिए पढ़ता हूं, समर्पण के लिए नहीं पढ़ता। जब आप ईश्वर को समझने के लिए ईश्वर के पास जाएंगे, आप जब पौराणिक आख्यान को समझने के लिए उसके पास जाएंगे, तो आप समानता के धरातल पर जाएंगे। लेकिन हमारे यहां जो ये ईश्वर के पास जाने का और ये भगवान के आख्यान के पास जाने का जो मार्ग है, वह तो समर्पण का मार्ग है। वहां तो पहली शर्त है समर्पण, ईश्वर के प्रति आस्था और समर्पण। और यह आस्था और समर्पण ही हमारे जो माइंड सेट है, और खासतौर पर स्त्रियों का जो माइंड सेट है, ट्रेडिशनल औरत का जो माइंड सेट है, उसमें उसने उसके मातहत भाव की उत्पत्ति के निर्माण में उसको फलने फूलने में मदद की है। ये बहुत बड़ी जगह है जहां से कि कायदे से सवाल किए जाने चाहिए, कायदे से बातें की जानी चाहिए, क्योंकि मेरे सामने वे औरतें हैं जो कि बड़ी संख्या में हैं, जो कि शिक्षित नहीं है। करोड़ों औरतें हैं जो शिक्षित नहीं है, और वे परंपरागत भावबोध में जीती हैं। तो हमारे सामने एक चुनौती क्या है? पहली चुनौती है कि हम स्त्री को स्त्री के रूप में समझने में मदद ही नहीं करते। हमारा जो ट्रेडिशनल जो फ्रेमवर्क है वो स्त्री को समझने में मदद नहीं करता। स्त्री अपने को जाने, इसमें मदद नहीं की जाती। हमारे पास में कोई ऐसा शास्त्र नहीं है, कोई ऐसी ट्रेडिशन नहीं है जो स्त्री को शिक्षित करे। हमारे कोई पाठ्यक्रम नहीं है जो ये बताए कि स्त्री कैसी है, क्यों है वो वैसी ही, क्यों उसे बदलना चाहिए। ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है जिसे हम पढ़ाते हो। बल्कि मुसीबत यह है कि अगर स्त्री या लड़कियां खड़े होकर सवाल करती हैं तो हम लोग नाराज होते हैं। तो एक नया जो फेज शुरू हुआ है, जो कि बहुत ही अभी तो बिल्कुल एकदम क्लाइमेक्स पर है, वो ये कि ऐसे जो ट्रेडिशनल किस्म की जो स्त्री मुक्ति की जो वैचारिक सरणी है, इस वैचारिक सरणी के जरिए जो स्त्री निकल के आई है, वो स्त्री
एसेंशियली मातहत है। गुलाम शब्द हो सकता है आपको अच्छा न लगे, मातहत है, सबऑर्डिनेट है, उसके अंदर समानता का बोध नहीं है, वो समानता के धरातल पर खड़े होकर सोचती नहीं है, उसने आस्था और समर्पण को अपना आभूषण बनाया है और यह सब काम किया उसने धर्म की शरण में। सवाल यह है कि आधुनिक काल के आने के बाद जो चीज सबसे बड़ी विकसित हुई वो क्या थी? धर्म स्त्री को शरीर से अधिक महत्व नहीं देता, धर्म स्त्री को लिंग से अधिक महत्व नहीं देता। स्त्री के बारे में धर्म सिर्फ एक ही चीज सोचता है कि स्त्री स्त्री है और स्त्री का काम क्या है? स्त्री का काम है कि वह उत्पादन और पुनरुत्पादन में भूमिका अदा करे, या ये कह सकते हैं सामाजिक उत्पादन और पुनरुत्पादन में भूमिका अदा करे। तो यहां से अगर देखेंगे कि स्त्री उत्पादन और पुनरुत्पादन का काम करे तो वह स्त्री आपके लिए एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी होगी, और यही वह जगह है जहां से कि धर्म अपनी घेरेबंदी और स्त्री को चारों तरफ से वैचारिक तौर पर बांधने की कोशिश करता है। और ये अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल और चुनौती भरी जगह है जहां से कि हमने कभी सोचा ही नहीं है, सोचा ही नहीं, हमने बात ही नहीं की है। मैं आपको अपना एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं। मैंने सबसे पहले एक किताब लिखी, स्त्रीवादी साहित्य विमर्श, और जब मैंने वो किताब लिखी तो बड़ा उपहास उड़ाया मेरे जो हिंदी के शिक्षक थे, जो दोस्त थे, परिचित थे। हमारे यहां स्त्री के विषयों पर बोलना और लिखना ये उपहास की चीज है, कोई सीरियसली नहीं लेता उसे, क्योंकि स्त्री उनके लिए कोई विषय है ही नहीं, स्त्री की समस्या ही नहीं है। वे तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, इनके बारे में बात करना पसंद करते हैं। उनके लिए एक स्त्री का लेखन, चाहे वो मीरा हो, चाहे वो महादेवी हो, चाहे वो होमवती देवी हो, चाहे वो सुभद्रा कुमारी चौहान हो, उनके लिए बेकार है। पूरा साहित्य भरा पड़ा है, और ये वही प्रोफेसर है जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, और ये वही आलोचक हैं। हिंदी की दुर्दशा की आप कल्पना कीजिए। मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं जिससे कि आपको इस मतलब तबाही का अंदाजा लगे कि कैसे ज्ञान के क्षेत्र में स्त्री विरोधी विचार फलते फूलते हैं। हिंदी की एक लेखिका थी जिन्होंने हिंदी की पहली कहानी लिखी, राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाली कहानी छपी और वो हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। राजेंद्र बाला घोष के घर हिंदी के प्रख्यात आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल रेगुलर आते जाते थे। वो उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी, नाश्ता कराती थी, लंच कराती थी, उनकी जितनी भी देखभाल हो सकती थी वो करती थी। राजेंद्र बाला घोष के कहानी संकलन के प्रकाशित करने में रामचंद्र शुक्ल ने मदद की, लेकिन वही राजेंद्र बाला घोष के बारे में लिखने का जब सवाल आया और रामचंद्र शुक्ल जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने गए तो वे दो टूक ढंग से 2 लाइन राजेंद्र बाला घोष के बारे में नहीं लिख सके कि यह हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। 2 लाइन नहीं लिखी। अज्ञेय महान मॉडर्निस्ट होमवती देवी का जब संकलन उन्होंने प्रकाशित किया तो उसकी बहुत ही छोटी सी भूमिका। औरत का जब प्रश्न आए तो हाथ पैर फूलने लगते हैं। हम लिखने के लिए तैयार नहीं होते, औरत के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं होते। तो हिंदी के जब प्रखर लोग, एक तरफ रामचंद्र शुक्ल, दूसरी तरफ अज्ञेय, कई महिलाओं के संकलन जो है जिन्होंने प्रकाशित किए, हजारी साहब द्विवेदी ने भी कुछ की भूमिका लिखी, 3 लाइन 4 लाइन से ज्यादा नहीं।
शिवपूजन सहाय, नामी लेखक, उन्होंने भी जब किसी महिला लेखिका के उपन्यास पर कुछ लिखना था तो भूमिका में 5 लाइन। औरत तो आपके एजेंडे पे आती ही नहीं है, आपके दृष्टिकोण में नहीं आती। नामवर सिंह हिंदी का महान आलोचक, नामवर सिंह ने सन 2006 के पहले तक स्त्री साहित्य पर और स्त्री के लेखन पर कुछ नहीं लिखा। वो उसे एक सब्जेक्ट ही नहीं मानते थे। तो हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ते हैं, जो नामवर सिंह को आदर्श मानते हैं, उनके दिमाग में क्या दृष्टिकोण होगा? जो लोग धुरंधर है ना, जो हिंदी में घूमते रहते हैं जगह जगह, बड़े बड़े नामी प्रोफेसर हैं जो नामवर सिंह की परंपरा के वाहक हैं, आप उठा के देखिए उनका लेखन को। स्त्री एक सिरे से नदारत मिलेगी। हमारे यहां का जो एकेडमिक डिस्कोर्स है उसमें स्त्री को जानबूझ के सुनियोजित ढंग से अनुपस्थित किया गया। तो स्त्री मुक्ति के प्रश्न लड़कियों को समझ में कैसे आएंगे, लड़कों को समझ में कैसे आएंगे? और ये लड़के लड़कियों को जब एकेडमिक्स में समझाने वाला कोई नहीं है, लिखने वाला कोई नहीं है, तो फिर ये बदलेगी कैसे औरत? तो स्त्री मुक्ति के लिए जरूरी है कि स्त्री मुक्ति के आधुनिक डिस्कोर्स को सामने लाया जाए। दूसरा जो एरिया है जहां से स्त्री मुक्ति का प्रश्न शुरू होता है, जहां से मैंने शुरुआत की कि आइडेंटिटी का प्रश्न, अस्मिता को अर्जित करने, समझने और यह आकांक्षा या चाहत पैदा करने की जरूरत है कि स्त्री बदलनी चाहिए। क्योंकि ट्रेडिशनल जो फॉर्मेट है स्त्री के बारे में, जो प्रचलन में है, स्त्री मुक्ति का जो फॉर्मेट है वो ये, स्त्री जैसी है उसे वैसा ही रहना चाहिए। स्त्री जो काम काज करती रही है वही काम काज करती रहे। जब भी कोई बात आती है तो हर लड़की से यही कहा जाता है, देखो तुम्हारी नानी ऐसी थी, तुम्हारी दादी ऐसी थी, तुम्हारी चाची ऐसी थी, तुम्हारी मां ऐसी थी। उससे यह कभी नहीं कहा जाता कि देखो तुम पंडिता रमाबाई को देखो, तुम सुभद्रा कुमारी चौहान को देखो, तुम महादेवी वर्मा को देखो। ये उससे नहीं कहते। हम ये कहते हैं तू देख, अगर तुझे बनना है तो तू अच्छी दादी जैसी बन। यानी जब स्त्री को कुछ दिखाने की बात आती है तो हम पलट के परिवार की तरफ जाते हैं या अतीत की तरफ जाते हैं। हम उसे ये नहीं कहते कि तुझे अगर कुछ बनना है तो मीरा जैसी बन। हम नहीं कहते। हम झीमा चारणी जैसी बन, ये नहीं कहते। तो जब उसको प्रेरणा स्रोत दिखाए जाते हैं कि ये प्रेरक लोग हैं जिनसे तुझे प्रेरणा लेनी है, तो स्त्री के प्रेरणा स्रोत खोजे जाते हैं, प्रेरक तत्व खोजे जाते हैं, प्रेरक पुरुष या स्त्रियां खोजी जाती हैं, वे जो कि परिवार के अंदर है, उसकी परंपरा के अंदर है, परिवार की। स्त्री को इस जिसे कहें कि बंदिश से बाहर निकल के सोचने की जरूरत है। स्त्री मुक्ति के लिए दूसरी चीज जरूरी है कि स्त्री मुक्ति पीछे देख के चलने में नहीं है, स्त्री मुक्ति आगे देख के चलने में है। समाज को आगे जाना है, स्त्री को भी आगे जाना है, और स्त्री को और समाज को जब आगे जाना है तो ये शर्त है कि हमें सामने देखना चाहिए। हम पीछे देख के आगे नहीं जा सकते। जो लोग ये कहते हैं कि पीछे देख के आगे जा सकते हैं, वे गलत कहते हैं। पीछे देख के आप सड़क पर चल नहीं सकते, तो स्त्री कैसे जा सकती है आगे? एक अन्य पहलू जो कि जरूरी पहलू है वो ये कि जब हम ये कहते हैं कि स्त्री को अपनी आइडेंटिटी, अस्मिता को समझना चाहिए, तो ये आधुनिक काल के पहले स्त्री और आधुनिक काल के बाद स्त्री, इन दो के बीच में बहुत बुनियादी फर्क है। आधुनिक काल के पहले स्त्री के पास में कोई काम नहीं था सिवाय पुरुष संदर्भ के अलावा। वो किसी की बीवी थी, बेटी थी, बच्ची थी, नातनी थी। उसकी एक जो भूमिका थी वो परिवार के अंदर थी। स्त्री की कोई सामाजिक भूमिका नहीं थी।
ये बात दूसरी थी कि वो खेतों में काम करती थी, वो कृषि उत्पादन का मध्यकाल में भी हिस्सा थी, लेकिन हमने कभी उसे डिस्कस ही नहीं किया। आधुनिक काल के आने के बाद में पहली बार ये चीज घटी कि हम ये माने कि स्त्री के प्रश्न, स्त्री के प्रश्नों का एक तरीका यह भी रहा है कि उसके स्त्री पर जब बात करें तो हम अपने घर में बात करें, बाहर नहीं बात करें। स्त्री के सवाल, स्त्री की समस्याएं हमेशा घर की समस्याएं रही हैं। आधुनिक काल के आने के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि स्त्री के सवाल सार्वजनिक किए गए, और यह बहुत बड़ा शिफ्ट था। राजा राममोहन राय ने तमाम दबावों के बावजूद सती प्रथा का जब विरोध किया, उसकी वजह से उनको घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने बहुत भयानक काम किया कि पहली बार स्त्री के प्रश्नों को सार्वजनिक प्रश्न बना दिया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सबसे खतरनाक काम क्या किया कि स्त्री शिक्षा के प्रश्न को सार्वजनिक प्रश्न बना दिया। स्त्री शिक्षा पहले भी थी, लेकिन घर में थी, घर में डिस्कस करते थे, लेकिन नवजागरण के लोगों ने स्त्री के सवालों को सार्वजनिक सवाल बना दिया। लड़की की शादी कैसे होगी, किससे होगी, कहां होगी, ये घर की बात है, ये परिवार की चीज है, हम इसे सबसे डिस्कस क्यों करें। पहली बार नवजागरण ने स्त्री के प्रश्नों को सार्वजनिक करके स्त्री के बारे में जो प्राइवेट और पब्लिक का जो वर्गीकरण जो ट्रेडिशन में चला आ रहा था, उसको एकदम रिवर्स कर दिया, उलट दिया। स्त्री के जीवन में जो चीजें प्राइवेट थी वो पब्लिक कर दी, और जो पब्लिक थी उसे प्राइवेट कर दिया। और यह रिवर्सल बहुत ही बड़ा रिवर्सल, हम लोग कभी सोचते ही नहीं है, हम डिस्कशन नहीं करते, हम बात करने के लिए तैयार नहीं होते कि स्त्री का जो सार्वजनिक स्पेस है, स्त्री के सवालों की जो सार्वजनिक दुनिया है, वो सार्वजनिक दुनिया कैसे बनी। स्त्रियों की एक दुनिया प्राइवेट दुनिया होती थी, वो परिवार की दुनिया होती थी, घर के अंदर की दुनिया होती थी। स्त्री के प्रश्न सामाजिक प्रश्न नहीं थे, वो पारिवारिक प्रश्न थे। अभी भी जो परंपरावादी लोग हैं वो यही मानते हैं ये परिवार की समस्या है, परिवार में हल की जानी चाहिए, या फिर ये धर्म की समस्या है, धर्म में हल की जानी चाहिए। तो धर्म में हल करने के लिए उनके पास में धर्मशास्त्र था जो स्त्रियों को निर्देश देता था, जिसमें कि मनुस्मृति का सबसे जघन्य योगदान था, जिसने स्त्री को एकदम बेड़ियों में जकड़ दिया। आप कल्पना कीजिए और देखिए समाज में कौन से ऐसे लोग हैं जो मनुस्मृति को आज भी आदर्श ग्रंथ मानते हैं, मनुस्मृति की आज भी पूजा करते हैं। मनुस्मृति जा चुकी है, लेकिन वो आपके संस्कारों में घुस गई है, वो आपकी आदतों में घुस गई है, और वो आपकी आदतों में इस तरह से घुस गई है कि आपके हर चीज को वो अब निर्देशित करती है। तो जब आधुनिक काल आया, नवजागरण आया, नवजागरण ने स्त्री की मुक्ति के सवाल को पारिवारिक सवाल की तरह न देख के एक सामाजिक प्रश्न की तरह देखा। तो स्त्री मुक्ति का दूसरा चरण, पहला चरण स्त्री की अपनी पहचान, उसे उसका बोध होना चाहिए, स्त्री का बोध होना चाहिए उसे। दूसरी चीज कि स्त्री बोले। नवजागरण में दिक्कत ये थी कि स्त्री बोलती तो थी लेकिन वो दर्ज नहीं हुई। बोलते हुए दर्ज हुए राजा राममोहन और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कायदे से होना ही चाहिए था कि स्त्रियों को भी दर्ज होना चाहिए था। जो स्त्रियां जलाई गईं, सती प्रथा के नाम पर जिनका दहन किया गया, उनसे पूछा जाना चाहिए था, उनके आख्यान आने चाहिए थे, वो पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने चाहिए थे, जिससे कि लोगों को शिक्षा मिलती। तो हमारे सामने चुनौती क्या है? हमारे सामने चुनौती है कि स्त्री बोले। कोई भी लड़की बोलती है, कोई भी स्त्री बोलती है, तो हम उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, रहने दे, बोल मत, मैं बात कर लूंगी।
कोई ना कोई आ जाती है, दादी, चाची, ताई आगे। बेधड़क बोले। स्त्री जब तक बोलेगी नहीं, वो स्त्री आगे बढ़ेगी नहीं। जो स्त्री बोल नहीं सकती वो बदल नहीं सकती। स्त्री बोले, इसके लिए जरूरी है कि स्त्री साक्षर बने। नवजागरण ने जो एजेंडा पेश किया वो ये स्त्री साक्षरता का एजेंडा पेश किया कि स्त्री को पढ़ाओ, लिखाओ, साक्षर बनाओ, शिक्षित बनाओ। अगर स्त्री शिक्षित बनेगी तो स्त्री बदलेगी। वो सिर्फ हाउसवाइफ नहीं बनेगी, फिर वो टीचर बनेगी, वो इंजीनियर बनेगी, वो क्लर्क बनेगी, वो कुछ भी बन सकती है। स्त्री के व्यक्तित्व की खूबी है जो कि पुरुष में नहीं है। स्त्री का व्यक्तित्व बड़ा लोचदार होता है, बहुत ही उसमें लोच होती है, और स्त्री के व्यक्तित्व को किसी भी दिशा में वो अपने व्यक्तित्व को ढालने में समर्थ होती है। पुरुष में ये क्षमता नहीं होती। स्त्री स्वभाव से जिद्दी और रूढ़िवादी नहीं होती, उसे मौका तो मिले। तो हमने जो एक समाज निर्मित किया, उस समाज में यह स्थिति पैदा की कि स्त्री के शिक्षण की हमने व्यवस्था के कॉन्सेप्ट को जब हमने मान लिया, तो स्त्री कहां से दाखिल हुई? स्त्री सार्वजनिक शिक्षा के दायरे से पहली बार दाखिल हुई। पहले शिक्षा भी प्राइवेट होती थी, चुनिंदा लोगों को शिक्षा मिलती थी। तो नवजागरण के आने के बाद में जब सार्वजनिक शिक्षा की शुरुआत हुई, तो सार्वजनिक शिक्षा के स्त्रियों के स्कूल खुले, कोई स्कूल भी खुले। उसमें दयानंद सरस्वती की भी भूमिका थी, उसमें राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तमाम नवजागरण के लोगों की, इवन ज्योतिबा फुले वगैरह की, सबकी भूमिका थी। तो स्त्री का नया स्पेस, स्त्री की मुक्ति का नया स्पेस कहां से शुरू होता है? स्त्री की मुक्ति का नया स्पेस शुरू होता है स्त्री के सवालों को सार्वजनिक किया जाए, स्त्री की समस्याओं पर सार्वजनिक तौर पर बातचीत की जाए, स्त्री की समस्याओं को छिपाने की, इग्नोर करने की कोशिश न की जाए, स्त्री को एक पारिवारिक विषय न बनाया जाए। स्त्री पारिवारिक विषय नहीं है, स्त्री एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए स्त्री की समस्याएं सामाजिक समस्याएं हैं। स्त्री की जो फीलिंग्स हैं वो व्यक्तिगत तौर पर शुरू होती है, लेकिन वे सामाजिक फीलिंग्स हैं। वे सिर्फ निजी फीलिंग कह के उसे एक सीमित दायरे में नहीं देखा जाना चाहिए। तो नवजागरण आया तो उसने स्त्री के इस सामाजिक जीवन में जो निजी और सार्वजनिक का जो डिवीजन मध्यकाल में किया हुआ था, उस डिवीजन को एक सिरे से ध्वस्त कर दिया। और ये ध्वस्त ही नहीं किया, एक बड़ा परिवर्तन किया इसने, एक ऐसा बड़ा परिवर्तन किया कि जिसकी कि हमने कल्पना ही नहीं की थी। अब स्त्री को हम मनुष्य के तौर पर देखते थे। स्त्री की मनुष्य के तौर पर प्रतिष्ठा पहली बार आधुनिक काल में नवजागरण के आने के बाद होती है। स्त्री उसके पहले मनुष्य के तौर पर भारतीय समाज में, भारतीय परंपरा में प्रतिष्ठित नहीं थी। ज्ञान के जितने भी रूप हैं, शास्त्र के जितने भी रूप हैं, वे स्त्री को मनुष्य के तौर पर नहीं देखते। हम तो उसे किसी की मां मानते थे, बेटी मानते थे, हम उसे मनुष्य नहीं मानते थे। जब आप उसे मनुष्य मानेंगे, एक पर्सन की तरह देखेंगे, एक व्यक्ति की तरह देखेंगे, तो आपको उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की भी जरूरत पड़ेगी। आप उसे मानने के लिए बाध्य होंगे। तो एक स्त्री जेंडर के तौर पर स्त्री भी है और मनुष्य भी है, और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है उसकी, वो है उसका मनुष्य, उसकी मनुष्य के तौर पर पहचान। हमने क्या किया कि हमने स्त्री की पहचान को तो माना था, ट्रेडिशन में है वो, लेकिन हम उसे मनुष्य के तौर पर इंडिपेंडेंट ढंग से देखने के लिए तैयार नहीं थे। जब स्त्री की मनुष्य के तौर पर पहचान सुनिश्चित कर दी गई,
इस पर बहस चलाई गई, खूब बहस हुई। बंगाल में भयानक जनसमूह था जो कि स्त्रियों के परंपरावादी रूपों की हिमायत करता था। धर्मशास्त्र में जो कुछ लिखा हुआ है स्त्रियों के लिए उसकी हिमायत करता था। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो महत्वपूर्ण काम किया वो ये था, स्त्री के प्रश्नों को सार्वजनिक प्रश्न बनाया और स्त्री के प्रश्नों को धर्मशास्त्र की परिभाषाओं के बाहर ले गए। तो मनुष्य जब बनाया तो अब मनुष्य की परिभाषाएं, मनुष्य के अधिकार, मनुष्य की इच्छाएं, इसके आधार पर अब स्त्री की व्याख्याएं तैयार होंगी। और ये एकदम पैराडाइम शिफ्ट था, और ये बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। तो स्त्री अपने को स्त्री महसूस करे और मनुष्य के तौर पर महसूस करे, न कि बीवी के तौर पर, न कि बेटी के तौर पर, न कि स्टूडेंट के तौर पर, न कि टीचर के तौर पर, एज ए ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के तौर पर महसूस करेगी तो उसको मनुष्य के अधिकारों का भी ज्ञान होगा। पत्नी के तौर पर महसूस करेगी तो उसे सिर्फ पत्नी के अधिकारों का और पत्नी की भूमिका का ज्ञान होगा, और वो कि सीमित है, उसमें उसे मातहत ही रहना है। लेकिन मनुष्य के तौर पर अगर वो अपनी पहचान को अर्जित करती है और देखती है तो वह, उसका दायरा, उसका कैनवास, उसका जीवन का क्षेत्र बहुत विशाल होगा। मनुष्य होने थे ऐसा नहीं है कोई उसे बीवी होने से रोक लेगा, कोई ऐसा नहीं उसे मां होने से रोक लेगा या शिक्षिका होने से रोक लेगा, लेकिन उसकी प्राथमिक पहचान कहां से तय होगी कि वह मनुष्य है और वह स्त्री भी है। तो स्त्री में एक साथ दो चीजें केंद्र में आई, स्त्री भी है और वो मनुष्य भी है। और स्त्री मुक्ति के लिए जरूरी है कि स्त्री के जो पर्सनल है उसे सार्वजनिक किया जाए, जो सार्वजनिक है उसे पर्सनल किया जाए। ये रिवर्स किया गया और इसने बहुत बड़ा चेंज पैदा करने में भूमिका अदा की। ये जो आधुनिक समाज, आधुनिक भारत दिखाई दे रहा है आपको, ये धर्मशास्त्र के द्वारा बनाया गया भारत नहीं है। कोइंसिडेंट की बात है कि आज आरएसएस के लोग हिंदू साम्राज्य के बारे में उन्होंने सिलसिला शुरू किया, 7 दिन चलेगा। राजा राममोहन राय ने 18वीं शताब्दी में जो हिंदू समाज और हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की जो कोशिश थी, उसी को चुनौती देते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य की और धर्मनिरपेक्ष समाज की परिकल्पना को पेश किया था। ये चुनौती है हमारे सामने। आप आरएसएस की भक्ति कीजिएगा और स्त्री की गुलामी के लिए तैयार रहिए। फिर आप शिवाजी की भक्ति कीजिएगा, आप स्त्री की गुलामी के लिए, स्त्री के प्रति कट्टरवादी मान्यताओं के लिए तैयार रहिए। आप, मैं कई बार बोलता रहा हूं, लिखता भी रहा हूं, मेरा कहना यह है कि स्त्री जिस समय सार्वजनिक डिस्कोर्स में, आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स में, एकेडमिक डिस्कोर्स में, जीवन में दाखिल होती है तो वो चीजें जैसी हैं वैसी नहीं रहने देती। ये सवाल तो किया जाना चाहिए कि 18वीं शताब्दी में स्त्री की दशा क्या थी, स्त्री के कैसे कानून थे। सबसे कट्टरपंथी कानून थे जो स्त्री के हिंदुओं ने बनाए थे, पूरे सनातन धर्म को पुनरुज्जीवित किया था, और वह स्त्रियों के एकदम घनघोर खिलाफ था। और उसी चीज का प्रतिवाद करते हुए महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले, बंगाल में राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दूसरे लोगों ने एकदम बिगुल बजाया। और किस चीज के लिए बिगुल बजाया? कौन सी चीज थी केंद्र में? नवजागरण केंद्र में स्त्री और स्त्री के प्रश्न है, पुरुष के प्रश्न नहीं है। वो महाराष्ट्र का नवजागरण हो या वो बंगाल का नवजागरण हो। तो आधुनिक समाज जब बनाने जाएंगे तो स्त्री के बारे में आपको पोजीशन लेनी होगी, स्त्री के बारे में बोलना होगा, बताना होगा। तीसरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि स्त्री के जब आपने प्रश्नों को खड़ा किया, स्त्री की पहचान को निर्मित किया, तो आपके सामने एक चुनौती ये थी कि क्या स्त्री को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पहले स्त्री नौकरी नहीं करती थी, मजदूरी तो करती थी, नौकरी नहीं करती थी। मजदूरी करती थी, खेतों में कृषि करती थी।
ऐसा नहीं था कृषि नहीं करती, कृषि तो स्त्री के बिना हुई नहीं। कृषि व्यवस्था के विकास में स्त्रियों की केंद्रीय भूमिका रही है। आज भी खेतों में, खलिहानों में औरतें सबसे अधिक काम करती हैं। तो कृषि प्रधान भारत की कल्पना आप स्त्री के बिना नहीं कर सकते। कृषि का उत्पादन स्त्री से के बिना संभव नहीं है। लेकिन आपने स्त्री के सवालों पर तो बात नहीं की कभी, उस पुराने सिस्टम से बाहर निकल के। तो स्त्री मुक्ति के लिए जहां शिक्षा जरूरी है, जहां उसका बोलना जरूरी है, जहां उसका लिखना जरूरी है, स्त्री लिखे, स्त्री बोले, और उसकी दूसरी सीढ़ी है स्त्री लिखे उसके लिबरेशन की। तीसरी चीज उसके लिबरेशन के लिए जो जरूरी है, भगवान जरूरी नहीं है, आत्मनिर्भरता जरूरी है, और उसकी आइडेंटिटी की पहचान जरूरी है। एक मनुष्य के तौर पर, एक स्त्री के तौर पर वह स्त्री चेतना अर्जित करे। स्त्री चेतना अर्जित करने के लिए स्त्री की विचारधारा को जानना, स्त्री को एक विचार विशेष को जानना बेहद जरूरी है। ऐसे विचार को जानना जरूरी है जो स्त्री की रक्षा में मदद करें। हम लोग कहते हैं ना कि विचार के बिना मनुष्य जो है पशु के समान होता है। तो स्त्री भी तो विचारहीन होगी तो वो पशु के समान होगी। लेकिन हमने स्त्रियों के जेहन में ये कूट कूट के भर दिया है, तुम्हें विचारों से क्या लेना देना, तुम अपना काम करो, तुम इतना बकबक क्यों करती हो। ये जो बकबक की कल्चर, ये मध्यकालीन कल्चर थी। तो स्त्री को कहा गया कि तुम बोल तो सकती हो लेकिन विचार की जरूरत नहीं है तुमको। अभी भी एक स्त्रियों का बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे समाज में जो कि विचारहीन स्त्री पसंद करता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके स्त्रियों का जिसके पास कोई विचार नहीं होते। स्त्री की ताकत, उसकी मुक्ति की ताकत उसको तब मिलती है जब उसके पास में कोई स्त्री की विचारधारा होती है, स्त्री के विचार होते हैं। स्त्री सिर्फ आत्मनिर्भर होने से ताकतवर नहीं बनती। आत्मनिर्भरता जरूरी है, वो अपने लिए रोटी कमाए, वो पैरों पर खड़ी हो, ये जरूरी है। लेकिन रोटी तो पशु भी कमा लेता है, पेट तो पशु भी भर लेता है। लेकिन अगर स्त्री को बदलना है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि परिवर्तन की चाहत का होना बेहद जरूरी है, तो उसके लिए किसी न किसी स्त्री के पक्षधर विचारों का जानना, उसे मानना, उसको आचरण में लाना बेहद जरूरी है। और यही वह जगह है जहां पर के आपको स्त्रीवादी जो विचार हैं, जिसे हम लोग फेमिनिज्म कहते हैं, फेमिनिज्म के विभिन्न किस्म के विचार हैं जो प्रचलन में है, जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो स्त्री को अपने आत्मनिर्भर व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ एक विचारधारात्मक ज्ञान भी होना चाहिए। उसे जानना ही चाहिए कि कैसे विचार उसकी रक्षा कर सकते हैं। और स्त्री के विचार और पुरुष के विचार एक जैसे नहीं होते। अभी तक स्त्री पुरुष के विचारों को ही अपने विचार मानती रही है। मेरे पति जो कहते हैं मैं उसे मानती हूं, मेरा भैया जो कहता है मैं उसे मानती हूं, मेरे पापा जो कहते हैं मैं उसे मानती हूं। ये जो पापा, भैया, पति के विचारों को मानना, ये उसका विचारवान होने का प्रतीक नहीं है। मेरे पापा ने कहा मैंने कांग्रेस को वोट दे दिया, मेरे भैया ने कहा मैंने बीजेपी को वोट दे दिया, मेरे दादू ने कहा मैंने कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दे दिया, ये इसका मतलब यह उसके पास अपना कोई विचार नहीं है। स्त्री अपने विचार अर्जित करे, अपनी विचारधारा अर्जित करे। इसके लिए जरूरी है कि वो फेमिनिज्म के किसी न किसी क्षेत्र को, विचारक को पढ़े, देखे, जाने। हमारे यहां तो फेमिनिज्म पढ़ाया ही नहीं जाता विश्वविद्यालयों में। पाठ्यक्रम में मैंने एक से एक गधा विषय पढ़ा देंगे वो, लेकिन फेमिनिज्म नहीं होगा कोर्स में। यहां तक कि पॉलिटिकल साइंस की तमाम थ्योरी पढ़ा देंगे, लिटरेचर में तमाम वो आलोचना के स्कूल पढ़ा देंगे जो कभी काम नहीं आते। वो संस्कृत काव्य शास्त्र पढ़ाएंगे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ाएंगे, लेकिन फेमिनिज्म नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर स्त्री विचारवान बन गई
तो फिर तो वो मुक्ति का रास्ता पकड़ लेगी। स्त्री की मुक्ति स्त्री के विचारों के बिना संभव नहीं है। जो लोग सोचते हो कि स्त्री की मुक्ति स्त्री के विचारों से के बिना संभव है, वो गलतफहमी में है। विचार ही स्त्री, और खासतौर स्त्री के पक्षधर विचार स्त्री का औजार हैं, जिनसे वो अपनी रक्षा करती है। तो आपने स्त्री तो बनाई, लेकिन स्त्री के विचार, आप जिसको गौर से कहते हैं ना कि हमारे पास तो काली थी, दुर्गा थी, अरे काली दुर्गा तो है, लेकिन काली दुर्गा के पास कोई विचार नहीं है। काली दुर्गा के पास स्त्री का कोई विचार नहीं है। आपके यहां राधा थी, सीता थी, द्रौपदी थी, कुंती थी, लेकिन उनके पास कोई विचार नहीं है। तो आप ट्रेडिशन में जिनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, जिनका महिमा मंडन करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां तो यत्र नार्यस्तु पूज्य, अरे नारी तो है, लेकिन नारी का विचार भी है कि नहीं है? हमारे यहां नारी की पूजा होती है, लेकिन विचारवान नारी की पूजा नहीं होती। अगर विचारवान नारी की पूजा होती तो भारत की यह दुर्दशा न होती। भारत ऐसा आधुनिक देश है जहां के विचारवान स्त्रियों को संदेह की नजर से देखा जाता है, बहिष्कार के दृष्टिकोण से देखा जाता है। जान लीजिए आप। तो स्त्री की ताकत कहां से आती है? स्त्री की ताकत आती है जब उसके पास अच्छे विचार होते हैं। वे विचार होते हैं जिससे स्त्री की पहचान पुख्ता बनती है। वे विचार होते हैं जिससे स्त्री को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिलती है। तो स्त्री जितनी विचारवान होगी, आइडियाज से जितनी लैस होगी, स्त्री की मुक्ति की संभावनाएं उतनी ही प्रबल होंगी। विचारवान होने का मतलब यह है कि विचारों से लैस होने का मतलब यह है कि स्त्री के अंदर यह बोध पैदा होगा कि स्त्री का मन, स्त्री का तन और स्त्री का धन ये सिर्फ स्त्री का है, इसका कोई और मालिक नहीं है। हमने क्या किया है? हमने तो ऐसी व्यवस्था की है कि स्त्री के जीते जी स्त्री न अपने तन की मालिक है, न अपने मन की मालिक है, न अपने धन की मालिक है। इवन मरने के बाद भी वो न अपने तन की मालिक है, न मन की मालिक है, न धन की मालिक है। उसके बाद भी तय है, भतीजे को मिलेगा, बेटे को मिलेगा, मौसी के लड़के को मिलेगा, बुआ के लड़के को मिलेगा, उसका धन किसे मिलेगा? स्त्री तय नहीं कर सकती। यहां तक तय नहीं कर सकती कि उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा, क्योंकि वह भी पहले से तय है। स्त्री के बारे में हर चीज पहले से तय है। तो स्त्री मुक्ति के लिए एक अन्य पहलू जिस पर के कायदे से ध्यान दें कि स्त्री के रूढ़िबद्ध रूपों, स्त्री के बारे में प्रचलित जो नियम, परंपराएं, संस्कार, आदतें, वो चाहे जितने ही प्रिय लोग कहें, उनसे जब तक आप बाहर नहीं निकलते, उसका अतिक्रमण नहीं करते, तब तक स्त्री मुक्ति का मार्ग संभव नहीं है। स्त्री के मुक्ति के मार्ग के लिए जरूरी है कि उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया जाए, जिस लक्ष्मण रेखा को परिवार के नाम पर, धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर, शास्त्र के नाम पर स्त्री के निर्माण के लिए निर्मित किया गया है। स्त्री के निर्माण के लिए परंपरा, धर्म, परिवार ये मदद नहीं करते। और ये मैं दो टूक ढंग से कह रहा हूं। स्त्री जब तक, हर लड़की छटपटाती है, हर लड़की की इच्छा होती है कि वो घर के बाहर जाए, किसी बहाने जाए। घर अगर इतना ही अच्छा था और घर इतना ही सुंदर जगह थी, तो वो लड़की घर से बाहर जाने के लिए छटपटाती क्यों है? आप बात करके देखिए किसी भी स्त्री से। तो आपके ये जो परिवार और घर, इन दो को लेके जो एक घनघोर जो वैचारिक कैंपेन है, इसको कैंपेन को काउंटर करने के लिए अगर आपके पास में विचार नहीं है, स्त्री के पास विचार नहीं है, तो वो इसका विकल्प खोजेगी कैसे? स्त्री के विचारों को खोजने के लिए स्त्री को कोई फिजिकल फाइट करने की जरूरत नहीं है कि वो अचानक जो है ना घर में आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल शुरू कर दे और वो बाप को वर्ग शत्रु घोषित कर दे, मां को वर्ग शत्रु घोषित, नहीं, ये जरूरी नहीं है। इस जरूरी है कि वो पहले जाने कि स्त्री के विचार क्या हैं। वो तो जानती नहीं है। तो मुक्ति के लिए जरूरी है जानना। स्त्री मुक्ति के लिए जरूरी है कि स्त्री के विचारों को जानना।
स्त्री की विचारधारा के रूपों को जानना। और स्त्री जब विचारधारा के रूपों को, स्त्री के विचारों को जान जाएगी तो आप तय मान लीजिए, आज स्त्री जितनी सुंदर दिखती है उससे कई गुना ज्यादा सुंदर दिखाई देगी। आज वो जितनी ताकतवर है उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर दिखाई देगी, क्योंकि स्त्री की ताकत उसके शरीर में नहीं होती, उसकी अनुभूति में होती है और उसकी विचारधारा में होती है। हमने स्त्री को सिर्फ शरीर के तौर पर देखा है, और शरीर पर तौर पर देखने के लिए एक पूरा शास्त्र रचा गया जिसे हम लोग श्रृंगार साहित्य और श्रृंगार रस की परंपरा कहते हैं। 2000 वर्ष तक लिखा गया, जिसमें बड़ी मुश्किल से औरत को उस 2000 साल के स्त्री साहित्य के लेखकों ने, आधुनिक काल के लेखकों ने उससे बाहर स्त्री को निकाला। अब स्त्री का वर्णन श्रृंगार रस के आधार पर नहीं होता, कोई लेखक नहीं करता, न औरत करती है न मर्द करता है। क्यों? क्योंकि जो नवजागरण ने जो चीज की थी वो क्या की थी? स्त्री की सामाजिक पहचान को प्रतिष्ठित किया था, स्त्री की कोई वायवीय इमेज प्रतिष्ठित नहीं की थी। कालांतर में स्त्री के जो रूप हैं, स्त्री का जो डिस्कोर्स है, स्त्री का जो विमर्श है, स्त्री की मुक्ति का रास्ता है, वो नवजागरण से भी आगे चला गया। नवजागरण के लोग नहीं चाहते थे कि स्त्री, वो यहां तक तो चाहते थे कि स्त्री पढ़े, वो ये चाहते थे कि स्त्री के प्रश्न सार्वजनिक प्रश्न हो, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि स्त्री नौकरी करे। वो चाहते थे पढ़े लिखे लेकिन अच्छी मां बने, एक शिक्षित मां होगी तो शिक्षित बच्चे होंगे। लेकिन स्त्री तो रुकने वाली नहीं थी, स्त्री आज भी रुकने वाली नहीं है। जिस स्त्री में परिवर्तन की चाहत होगी वो स्त्री कुछ भी बन सकती है, शर्त एक ही है कि उसके अंदर परिवर्तन की चाहत हो। हम चाहते ये हैं ट्रेडिशनल लोग कि स्त्री जैसी है वैसी बनी रहे। तो मुक्ति के लिए दो रास्ते हैं, वह जैसी है वैसी बनी रहे, वो रास्ता स्त्री को अंततः धर्म की शरण में ले जाता है, और स्त्री जैसी है वैसी न रहे यानी अपने को बदले, यह रास्ता स्त्री को मनुष्य बनाने की ओर ले जाता है, स्त्री को नए नए स्त्री के पक्षधर विचारों की ओर ले जाता है, स्त्री को ज्यादा स्वावलंबी और स्वायत्त बनाने की ओर ले जाता है। स्त्री फिर अपने को पुरुष के संदर्भ से व्याख्यायित करना बंद कर देती है, और यह वह ताकत है जहां से कि आधुनिक स्त्री जन्म लेती है। तो स्त्री मुक्ति कहां मिलेगी? स्त्री मुक्ति मिलेगी जब स्त्री के पास में आधुनिक विचार होंगे, आधुनिक एटीट्यूड होंगे, आधुनिक संस्कार होंगे, और उसके बाद जितने ही आधुनिक संस्कार और विचार होंगे वह उतने ही अधिक मानवीय और संवेदनशील होंगे। वो अपने बारे में भी होगी, लेकिन वो खाली आत्मनिर्भर है लेकिन उसके पास कोई विचार नहीं है, तो आप तय मान लीजिए वो सिर्फ खुदगर्ज होगी, सेल्फिश होगी। तो हमारे यहां जो मॉडर्निटी पैदा हुई, जिसने कि स्त्री को भी बाहर उसकी रूप रंग वेशभूषा सबको बदला, उसने एक मॉडर्न औरत तो दी लेकिन उसके पास मॉडर्न विचार नहीं। मॉडर्न स्त्री हो, उसके साथ साथ उसके पास में स्त्री के पक्षधर मॉडर्न विचार भी होने चाहिए, और वही चीज स्त्री को ज्यादा मानवीय संवेदनशील स्त्री की पक्षधर बनाती है। फिर ये शिकायत नहीं आएगी कि पड़ोस में एक लड़की दहेज की वजह से जिंदा जलाई गई तो औरतें क्यों नहीं बोली, क्योंकि उसके पास विचार नहीं है। वो बोलेगी कहां से? उसने कभी जाना ही नहीं कि स्त्री को क्या चाहिए, वो बोलेगी कैसे? उससे तो बार बार कहा गया कि अगर अपराध हो तो चुप रहना, बोलना मत, बदनामी होती है, तेरी इज्जत इसी में है कि तू चुप रहे। यानी चुप रहने को इज्जत की चीज बना दिया गया, क्राइम को इसके जरिए महिमा मंडित किया गया, और यही वह जगह है जहां से कि मॉडर्न स्त्री, जो आत्मनिर्भर स्त्री है, वो एकदम चुप रहती है, कन्नी काटती है, क्योंकि उसके पास विचार नहीं है। तो यह संभव है कि आज मॉडर्न औरत हो, शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, लेकिन उसके पास में स्त्री के विचार न हो। ऐसी स्त्री
ट्रेडिशनल स्त्री से बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं होता। एसेंशियली वो भी मातहत है, ये भी मातहत है। फर्क सिर्फ इतना होता है, इसके पास मॉडर्न ड्रेस होती है, मॉडर्न लैंग्वेज होती है, थोड़ा सा अंग्रेजी में गिटपिट कर लेती है, वो बेचारी अपनी खाटी भोजपुरी मैथिली ब्रिज में बोलती है। तो स्त्री को कहां से पहचानेंगे? स्त्री को उसकी ड्रेस से पहचानेंगे, उसकी नौकरी से पहचानेंगे, या स्त्री को उसके नजरिए से पहचानेंगे? स्त्री की मुक्ति का मार्ग शुरू होता है स्त्री के अपने नजरिए से, और नजरिए के निर्माण में विचारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए स्त्री को ताकतवर बनाने के लिए जरूरी है कि स्त्री के पास में उसकी अपने आइडियोलॉजी हो, जिसे हम लोग फेमिनिज्म कहते हैं। हम फेमिनिज्म को तो हमने एक अनटचेबल बना दिया है, हमने ये मान लिया कि तो बिगड़े हुए लोगों का शास्त्र है। इस दायरे से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, स्त्री मुक्ति के मार्ग को खोजने के नाम पर हम इधर उधर भटकते रहेंगे। जरूरत किस बात की है? नंबर 1, स्त्री के प्रश्नों को सार्वजनिक प्रश्न के तौर पर डिस्कस किया जाए। स्त्रियों को स्त्री के प्रश्नों पर बोलने के लिए बाध्य किया जाए, मजबूर किया जाए, प्रेरित किया जाए। स्त्रियां बोलें, स्त्रियों की समस्याओं को खुल के डिस्कस किया, सब्जेक्टिवली नहीं, ऑब्जेक्टिवली। हमारे यहां बहुत सारी लेखिकाएं हैं जो सब्जेक्टिवली लिखती रहती हैं। तमाम लेखिकाओं ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, उसमें बहुत कुछ सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ढंग से लिखने की आदत डालनी चाहिए हमें। ऑब्जेक्टिव ढंग से लिखने के लिए जरूरी है कि आपके पास में एक दृष्टि हो। स्त्री की मुक्ति शुरू होती है स्त्री दृष्टि को अर्जित करके, स्त्री के दृष्टिकोण को अर्जित करके। स्त्री के दृष्टिकोण को, स्त्री की विचारधारा को अर्जित किए बिना आप स्त्री की मुक्ति की कामना नहीं कर सकते। हम चाहते हैं स्त्री कार में चले, हम चाहते हैं स्त्री के पास में मॉडर्न फर्नीचर हो, हम चाहते हैं सारे मॉडर्न गैजेट्स हो, हम चाहते हैं उसके पास में अच्छी नौकरी हो, लेकिन क्या उसके पास में मॉडर्न स्त्री पक्षधर विचार भी हैं? क्या वे पढ़ाए जाते हैं? क्या उसने अपने स्वाध्याय के जरिए उनकी शिक्षा ली? जी नहीं। क्या करूंगा मैं ऐसी स्त्री का? यह स्त्री जो कि आधुनिक है, नौकरी पेशा युक्त है, डिग्रीधारी है, आधुनिक ड्रेस जिसके पास है, लेकिन मॉडर्न स्त्री दृष्टि नहीं है। ऐसी स्त्री और ट्रेडिशनल स्त्री जो कि धर्म की शरण में अपनी मुक्ति खोज रही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये एसेंशियली दोनों ही माताहत हैं। मुक्ति के लिए जरूरी है कि स्त्री वर्चस्व को चुनौती दे, माताहत भाव को अस्वीकार करे। एसेंशियली स्त्री की मुक्ति समानता के दृष्टिकोण में है। स्त्री की मुक्ति माताहत के दृष्टिकोण में नहीं है। माताहत का दृष्टिकोण वो जिस रूप में भी आए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीज इन प्रिंसिपल तब जानेंगे जब आप स्त्री के दृष्टि से स्त्री को देखेंगे, स्त्री की अनुभूति के आधार पर स्त्री को देखेंगे, पुरुष की अनुभूति के आधार पर नहीं। तो हम लोग तो पुरुष की अनुभूति और पुरुष की राय के आधार पर देखते हैं। तो स्त्री की व्याख्या किसके आधार पर होगी? स्त्री के नजरिए से, स्त्री की दृष्टि के आधार पर, स्त्री के सवालों की सार्वजनिक व्याख्या की जानी चाहिए। जब तक आप स्त्री के विचारों को, स्त्री की विचारधाराओं के रूपों को आप पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे, डिस्कशन का एक आम फहम रूप नहीं बनाएंगे। आपके यहां आम फहम तो मनुस्मृति है। आज भी हिंदू धर्मशास्त्र के जो प्रचलित रूप है, नियम है, मान्यताएं, वे आम फहम रूप हैं जो कि स्त्री को परिभाषित करते हैं। आप उस दायरे से बाहर निकलिए। उस दायरे से आप स्त्री को देख नहीं सकते, स्त्री आपको दिखाई नहीं देगी। स्त्रियों में भी ये दृष्टिकोण है जो ट्रेडिशनल है, पुरुषों में भी ये दृष्टिकोण है जो ट्रेडिशनल है। तो स्त्री दोनों तरफ से दबाव में, एक तरफ उसके ऊपर धर्म और ईश्वर का और धर्मशास्त्र का दबाव है, दूसरी तरफ पुरुषों का और पुंसवाद का दबाव है। तो स्त्री की आइडेंटिटी का अंतिम क्षेत्र
जो चुनौती का क्षेत्र है वो यह कि स्त्री पुंसवाद को चुनौती दे, पुरुष वर्चस्व को अस्वीकार करे। जब वो माता भाव को अस्वीकार कर रही होती है तो वो साथ साथ दो काम कर रही होती है। वो चीजों को पुरुष संदर्भ से व्याख्यायित नहीं करती, वो स्त्री संदर्भ से व्याख्यायित करती है, और वो पुरुष की वर्चस्वशाली जो स्थिति है उसे एक्सेप्ट नहीं करती। स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, दोनों के हक बराबर हैं, दोनों की भूमिकाएं बराबर हैं, दोनों के मन तन धन ये स्वायत्त है और स्वतंत्र है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे, स्त्री मुक्ति का पाठ आप निर्मित नहीं कर सकते। स्त्री मुक्ति का पाठ निर्मित करने के लिए इन पहलुओं को थोड़ा सा हम डिस्कोर्स का हिस्सा बनाएं, विवाद का हिस्सा बनाएं, सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाएं। इससे माहौल थोड़ा सा बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि अभी जो पूरा का पूरा परिवेश है वो स्त्री विरोधी परिवेश है। स्त्री की ये सबसे बड़ी चुनौती है कि स्त्री बदले कैसे, क्यों डरती है वो, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि परिवेश उसके खिलाफ है। तो जब तक आप स्त्री के प्रश्नों को सार्वजनिक प्रश्न नहीं बनाएंगे, ये परिवेश जो पुंसवादी परिवेश है, ये परिवेश नहीं बदलेगा। तो इनकरेज किया जाना चाहिए उन लोगों को, उन लेखकों को, लेखिकाओं को जो कि स्त्री के प्रश्नों को सार्वजनिक तौर पर उठाते और लिखते हैं। तो परिवेश भी बदले, विचार भी बदले, संस्कार भी बदले, और साथ साथ परिवर्तन की चाहत पैदा हो, और स्त्री अपनी अनुभूति को प्राथमिकता दे, अपनी संवेदनाओं को प्राथमिकता दे। स्त्री अपने को स्वयं की आंखों से देखना शुरू करे, वो अन्य की आंखों से न देखे। आप अपने खुद आईने में जब देखती हैं तो आप खुद देखिए कि आप कैसी लग रही हैं, लेकिन जब आप सच के घर से निकलती हैं तो आप पूछती हैं, भैया बताओ तो कैसी लग रही हूं मैं। पति से पूछती हैं आप, मैं कैसी लग रही हूं मैं। ये दृष्टिकोण से निकलिए, दूसरे की आंख से अपने को देखना बंद कीजिए, और वही जगह जहां से कि स्त्री की मुक्ति का मार्ग खुलता है, खुला लेते हैं। शुक्रिया।